नमस्कार। आज की सत्र में आपका स्वागत है। हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े कुछ अहम अपडेट्स हैं। आज हम इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। आज हम मुख्य रूप से दो घटनाओं को देख रहे हैं। एक तो यूक्रेन संघर्ष पर रूस का नजरिया, खासकर जो राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है, और दूसरा अमेरिका का एक फैसला है फिलिस्तीनी पासपोर्ट धारकों के वीजा को लेकर। तो चलिए पहले बिंदु से ही शुरू करते हैं। ये राष्ट्रपति पुतिन के बयानों से जुड़ा है। स्रोत बता रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन युद्ध की जिम्मेदारी सीधे सीधे पश्चिम पर डाली है। अब ये शायद नई बात न लगे, पर स्रोत इस पर खास जोर दे रहा है। हाँ, ये दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि स्रोत सिर्फ ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ऐसा कहा, बल्कि ये कि उन्होंने इस बात पर आग्रह किया है। ये शब्द आग्रह ये अहम है। ये दिखाता है कि ये कोई बस ऐसी ही टिप्पणी नहीं है। इसे एक तरह से रूस का आधिकारिक सोचा समझा रुख बताया जा रहा है कि संघर्ष शुरू कैसे हुआ और कौन जिम्मेदार है। ये वो कहानी है जिसे रूस दुनिया के सामने रखना चाह रहा है। अच्छा, तो आग्रह शब्द का मतलब ये हुआ कि ये एक औपचारिक और दृढ़ स्थिति है, सिर्फ एक बयान नहीं। मतलब वो दुनिया को एक बहुत साफ संदेश देना चाह रहे हैं। बिल्कुल, ये एक सोचा समझा कदम है जिसे हम रणनीतिक संचार कह सकते हैं। जब कोई इतने बड़े पद पर बैठा नेता बार बार और जोर देकर कोई बात कहता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय राय और कूटनीतिक माहौल को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा होता है। वो ये तय करना चाह रहे हैं कि दुनिया इस लड़ाई को कैसे देखे, इसकी जड़ें कहाँ हैं और आखिरकार कौन कसूरवार है। लेकिन इसका असर क्या हो सकता है? मतलब अगर रूस लगातार यही कहता रहे कि पश्चिम दोषी है, तो कूटनीतिक तौर पर इसके क्या मायने हैं? क्या इससे बातचीत के रास्ते और मुश्किल नहीं हो जाते? देखिए, इसके कई पहलू हैं। पहला, जैसा आपने कहा, ये बातचीत की जमीन को थोड़ा बदल देता है या शायद मुश्किल बना देता है। अगर रूस का शुरुआती पॉइंट ही यही है कि पश्चिम जिम्मेदार है, तो फिर किसी भी शांति वार्ता में उनकी मांगे, उनकी शर्तें वो इसी आधार पर तय होंगी। वो शायद चाहेंगे कि पश्चिम पहले अपनी गलतियां माने या अपनी नीतियां बदलें। दूसरा, इसका असर उनके अपने देश में मतलब घरेलू राजनीति पर भी पड़ता है। सरकार अपने लोगों को बता सकती है कि देखो, एक साफ वजह है इस लड़ाई की, एक बाहरी दुश्मन है। इससे शायद राष्ट्रीय एकता या समर्थन बढ़ाने की कोशिश हो। ये युद्ध के लिए जो कुर्बानियां दी जा रही हैं, उन्हें सही ठहराने का भी एक तरीका हो सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सहयोगी देश हैं या जो न्यूट्रल हैं, उन पर क्या असर पड़ता है? हाँ, वो तीसरा पहलू है। बिल्कुल, रूस अपने साथियों को ये संदेश देकर शायद साथ लाने की कोशिश कर सकता है कि ये लड़ाई सिर्फ यूक्रेन की नहीं है, ये पश्चिम के फैलाव के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई है। और जो देश तटस्थ हैं, उन पर भी एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है कि वो पश्चिम के रवैये की निंदा करें या कम से कम रूस का पक्ष तो ना लें। ये सब नैरेटिव वॉरफेयर का हिस्सा है, मतलब विचारों और कहानियों के जरिए लड़ाई जीतना। तो ये सिर्फ इल्जाम लगाना नहीं है, बल्कि एक पूरी रणनीति है जिसके कूटनीतिक, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मतलब कई आयाम हैं। ये समझना वाकई जरूरी है कि रूस किसे दोषी ठहरा रहा है, क्योंकि इससे उनके अगले कदमों का कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। एकदम सही कहा। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये उनकी दुनिया को देखने का नजरिया दिखाता है, या कम से कम वो दुनिया को अपना नजरिया कैसे दिखाना चाहते हैं वो दिखाता है। अगर वो पश्चिम को ही मूल कारण मानते हैं, तो जाहिर है उनके भविष्य के कूटनीतिक या सैन्य फैसले भी शायद उसी सोच से प्रभावित होंगे। ये उनकी विदेश नीति की दिशा तय करने वाला एक अहम फैक्टर बन जाता है। और स्रोत का इस आग्रह पर जोर देना हमें यही याद दिलाता है कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में शब्दों का वजन कितना होता है। हाँ, ये बात तो है। ये वाकई गौर करने वाली बात है। अक्सर हम खबरों में सिर्फ सुनते हैं क्या कहा गया, लेकिन कैसे कहा गया और उसका पूरा संदर्भ क्या है, ये समझना शायद ज्यादा जरूरी है। पुतिन का इस पे जोर देना साफ करता है कि हाँ, ये रूस की आधिकारिक लाइन है। जी, और ये भी सोचना चाहिए कि ऐसे बयान किस वक्त दिए जा रहे हैं। क्या कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक होने वाली है? क्या युद्ध के मैदान में कोई अहम मोड़ आया है? ये सब चीजें भी बयान के वजन और उसके पीछे के मकसद को समझने में मदद करती हैं। हालांकि स्रोत हमें ये संदर्भ नहीं देता, लेकिन जब हम विश्लेषण करते हैं तो इन बातों पर सोचना जरूरी होता है। ठीक है,
तो ये था यूक्रेन संघर्ष पर रूस के नजरिए का एक पहलू। अच्छा, अब अगर हम पूर्वी यूरोप से थोड़ा हटकर मध्य पूर्व की तरफ चलें, स्रोत में एक और अहम घटना का जिक्र है और इसका ताल्लुक अमेरिकी नीति से है। जानकारी ये है कि अमेरिका ने फिलिस्तीनी पासपोर्ट रखने वाले लोगों के लिए वीजा निलंबित कर दिया है। ये तो एक बड़ी खबर लगती है। हाँ, ये निश्चित रूप से एक अहम नीतिगत बदलाव है। स्रोत साफ कह रहा है कि ये निलंबन खास तौर पर फिलिस्तीनी पासपोर्ट धारकों के लिए है। जब किसी एक राष्ट्रीयता को इस तरह से टारगेट किया जाता है तो इसकी कूटनीतिक और मानवीय असर वो बहुत गहरे और पेचीदा हो सकते हैं। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा नियम बदलना नहीं है। तो इसके सीधे असर क्या हो सकते हैं? फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए इसका क्या मतलब है फौरी तौर पर? सबसे पहला और सीधा असर तो उन लोगों पर पड़ेगा जो अमेरिका आने की सोच रहे थे या जिनका परिवार वहां है, जिनसे मिलना था, पढ़ाई के लिए, व्यापार के लिए या किसी और जरूरी काम से। कई फिलिस्तीनी परिवारों के सदस्य अमेरिका में रहते हैं, तो ये निलंबन उन्हें अपनों से मिलने से रोक सकता है। छात्रों के लिए पढ़ाई के मौके बंद हो सकते हैं, जो पेशेवर हैं उनके लिए काम के अवसर सीमित हो सकते हैं। और हाँ, जैसा आपने इशारा किया था, ये उन लोगों के लिए भी एक बड़ा झटका हो सकता है जो शायद मुश्किल हालात से निकलकर अमेरिका में शरण या सुरक्षा ढूंढ रहे हों। ये तो मानवीय पहलू हुआ, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर इसका क्या संदेश जाता है? क्या ये अमेरिका की मध्य पूर्व नीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत है या ये किसी तात्कालिक घटना का रिएक्शन है? ये बहुत अहम सवाल है, लेकिन स्रोत हमें इसके पीछे का क्यों नहीं बताता, सिर्फ क्या हुआ है ये बताता है। और यहीं पर विश्लेषण की गुंजाइश बनती है। इस तरह का कदम जब बिना कोई स्पष्ट कारण बताए उठाया जाए तो कई तरह के अंदाजे लगाए जाते हैं। क्या इसका ताल्लुक इलाके में बढ़ते तनाव से है? क्या ये इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर अमेरिकी रुख में कोई बदलाव है? क्या कोई सुरक्षा की चिंता है जिसे बताया नहीं गया? या फिर ये किसी बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, शायद किसी और देश पर दबाव बनाने के लिए? मतलब स्रोत ने हमें सिर्फ ऊपरी जानकारी दी है, उसके पीछे के कारण नहीं बताए। हाँ, और अक्सर ऐसा ही होता है। नीतिगत घोषणाओं के साथ फैसला बता दिया जाता है, लेकिन उसके पीछे की पूरी कहानी या तर्क तुरंत सामने नहीं आते। हमें ये देखना होगा कि ये घोषणा किस समय हुई है। क्या हाल में अमेरिका और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के बीच कोई बात हुई थी? क्या इजराइल में कोई बड़ी घटना हुई है? अमेरिका के पिछले कुछ सालों के फिलिस्तीनी नीति से जुड़े फैसलों को भी ध्यान में रखना होगा। क्या ये निलंबन स्थायी है या अस्थायी? क्या ये हर तरह के वीजा पर लागू है या कुछ खास श्रेणियों पर? ये बारीकियां बहुत मायने रखती हैं, हालांकि स्रोत में इनका जिक्र नहीं है। ये स्थिति वाकई पेचीदा लग रही है, खासकर जब ये एक पूरी आबादी को प्रभावित कर रही है। क्या इस तरह के फैसले पहले भी हुए हैं किसी खास राष्ट्रीयता के खिलाफ? हाँ, इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब अमेरिका या दूसरे देशों ने सुरक्षा या विदेश नीति के कारणों से किसी खास देश के नागरिकों के लिए वीजा नियमों को सख्त किया है या निलंबित किया है। लेकिन हर मामले का अपना संदर्भ होता है, अपनी वजह होती है। फलस्तीनियों के मामले में ये इसलिए भी ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पहले से ही काफी जटिल है और उनके पास अक्सर यात्रा के लिए बहुत सीमित विकल्प होते हैं। इस तरह का कदम उनके अकेलेपन को और बढ़ा सकता है। तो इस जानकारी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण घटना है जिसके नतीजे दूर तक जा सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की मंशा अभी साफ नहीं है। बिल्कुल, ये एक ऐसी स्थिति है जिस पर नजर रखनी होगी। हो सकता है आने वाले दिनों या हफ्तों में अमेरिकी सरकार की तरफ से कुछ और स्पष्टीकरण आए या दूसरे देशों से, खासकर अरब जगत से इस पर प्रतिक्रिया आए। ये प्रतिक्रियाएं हमें इस फैसले के असली मकसद और असर को समझने में मदद करेंगी। ये फैसला अमेरिका फिलिस्तीनी संबंधों को कैसे प्रभावित करेगा और क्या इसका असर व्यापक मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया पर पड़ेगा अगर कोई चल रही है, तो ये देखना भी अहम होगा। तो अगर हम इन दोनों खबरों को एक साथ रखें, रूस का पश्चिम पर इल्जाम लगाना और अमेरिका का फिलिस्तीनी वीजा निलंबित करना, तो इनसे हमें क्या बड़ी तस्वीर नजर आती है? ये अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन क्या इनमें कोई साझा बात है? देखने में ये दोनों घटनाएं अलग अलग इलाकों और अलग अलग मुद्दों से जुड़ी हैं जी, लेकिन ये दोनों ही आज के दौर के भू राजनैतिक तनाव और बड़ी शक्तियों के बीच जो समीकरण बदल रहे हैं उन्हें दिखाती हैं। जी। दोनों ही मामलों में हम देख रहे हैं
कि दुनिया की बड़ी ताकतें रूस और अमेरिका ऐसे कदम उठा रही हैं या ऐसे बयान दे रही हैं जिनके न सिर्फ फौरी बल्कि दूरगामी नतीजे भी हो सकते हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अपनी कहानी दुनिया को मनवाने की कोशिश कर रहा है, जिम्मेदारी तय कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका एक ऐसा नीतिगत फैसला ले रहा है जो एक खास आबादी समूह को सीधे प्रभावित करता है और जिसका क्षेत्रीय कूटनीति पर भी असर पड़ने की संभावना है। तो ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कितने जटिल और मतलब हमेशा बदलते रहने वाले हैं। एक देश का बयान या एक नीतिगत फैसला सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहता, उसके तार कहीं और भी जुड़ते हैं। निश्चित रूप से ये दोनों घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया कितनी आपस में जुड़ी हुई है। भले ही ये अलग अलग लगें, लेकिन ये बड़ी शक्तियों के बीच की होड़, राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखना और कूटनीतिक दांवपेच जैसे बड़े वैश्विक ट्रेंड्स का हिस्सा हैं। ये हमें दिखाती हैं कि कैसे देश अपने असर का इस्तेमाल करते हैं, कभी शब्दों के जरिए, कभी नीतियों के जरिए, और कैसे इन कदमों का असर पूरी दुनिया में महसूस किया जा सकता है। हमें इन घटनाओं को अलग अलग देखने के बजाय एक बड़ी बदलती हुई वैश्विक व्यवस्था के हिस्सों के तौर पर देखना चाहिए। ये एक अहम नजरिया है। तो हमने आज अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के स्रोतों के आधार पर दो मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की। एक, यूक्रेन युद्ध के लिए पश्चिम के खिलाफ राष्ट्रपति पुतिन का मुखर आरोप, और दूसरा, फिलिस्तीनी पासपोर्ट धारकों के लिए अमेरिकी वीजा का निलंबन। ये दोनों ही घटनाएं हमें मौजूदा वैश्विक माहौल की जटिलताओं और तनावों की एक झलक देती हैं। बिल्कुल। और हाँ, जाते जाते एक विचार सोचने के लिए छोड़ते हैं। ये दोनों ही कार्यवाहियां, मतलब रूस का दोषारोपण और अमेरिका का वीजा निलंबन, ये सिर्फ किसी चीज की प्रतिक्रिया नहीं है। ये सक्रिय रूप से अंतर्राष्ट्रीय माहौल को अपने हिसाब से ढालने की कोशिशें भी हो सकती हैं। जरा सोचिए कि राष्ट्र अपने आधिकारिक बयानों और नीतिगत फैसलों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या ये सिर्फ मौजूदा हालात से निपटने के तरीके हैं, या ये भविष्य के लिए जमीन तैयार करने, अपने इरादे जाहिर करने और यहाँ तक कि अपने विरोधियों को संकेत भेजने का औजार भी है। रूस का लगातार पश्चिम पर उंगली उठाना भविष्य की किसी बातचीत को किस तरह प्रभावित करेगा, या अमेरिका का ये वीजा फैसला मध्य पूर्व में आने वाले समय में किस तरह की कूटनीतिक चालों का हिस्सा बन सकता है। ये सोचना जरूरी है कि इन आपता तौर पर विशिष्ट दिखने वाली घटनाओं के पीछे क्या कोई लंबे समय के रणनीतिक लक्ष्य भी हो सकते हैं।